Good morning, my dear students in extra English class. Today I am going to finish the rest part of auxiliaries which I taught one day before or on what day? Friday. On Friday. I have taught the definition of auxiliaries and also some parts of auxiliaries. I started primary auxiliaries and I have given the detailed study on the primary auxiliary, and after that I taught modals, the use of can, could and may, might. Today I shall start the rest part of auxiliaries such as will, could. Will. Now see the application of will. अब देखिए कि कल मैंने जो था ऑक्सिलियरीज के कुछ पार्ट्स को बताया था और मैंने ऑक्सिलियरीज का डिफिनेशन भी दिया था कि ऑक्सिलियरीज क्या होता है और ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब क्या है। साथ ही साथ मैंने प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मोडल्स के बारे में भी बताया था। मोडल्स के बारे में मैंने कुछ ही वर्ड्स बताए थे, जैसे कि आपको ये कैन, कुड का यूज और मे, माइट का यूज बताया था। आज मैं जो बाकी बचा हुआ है, जैसे कि विल, वुड, सबसे पहले विल का मैं बताता हूँ कि उसका क्या यूजेज है। सी द यूजेज विल। अब देखिए विल विल का मतलब क्या होता है कि जैसे सेल और विल, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है ग्रामर में। सेल और विल का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, वैसे बताया जाता है गा, गे, गी। और वैसे एक विल, इसी वर्ड, इसी का एक ये मीनिंग होता है। विल का मतलब होता है कि इच्छा, तुम्हारी विल क्या है, उसका विल क्या है, इस तरह से इच्छा होता है। लेकिन यहाँ उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि उसके एप्लीकेशन से और गा, गे, गी के अर्थ में ही इसको समझिए। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? वैसे आप लोग टेंस के बारे में भी कुछ जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। टेंस के बारे में जानकारी दूंगा, टाइम टेंस के बारे में, फिर वॉइस के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रूल के बारे में, उसके बाद पोएटिक डिवाइस और सब भी कुछ चैप्टर्स हैं बाकी बचे हुए, उनके बारे में। जैसे रिमूव टू में है, आपको ये एडजेक्टिव का काइंड्स वगैरह वगैरह बताऊंगा, जो कि बिल्कुल आवश्यक है। और यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। तो अब विल देखिए कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं फ्यूचर टेंस की बात अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जब व्हेन एनी वर्क ऑकर्स इन फ्यूचर टाइम, जब कोई काम फ्यूचर टाइम में होता है तो वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर टेंस में जैसे कि सिंपल फ्यूचर होता है, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, और इस फ्यूचर इंडेफिनिट को कलर्ड फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट को कलर्ड फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें क्या रूल होता है कि कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, जैसे कि गो ले लीजिए, मेक ले लीजिए, तो उसमें सब कैसे रूप उसका चलता है कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ सेल लगता है। जैसे मान लिया जाए गो के रूप में हम लेते हैं, आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। वी सेल गो टू पटना, हम लोग पटना जाएंगे। सेकंड पर्सन जो होता है उसके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? विल लगता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ सेल लगता है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर दोनों के साथ विल लगता है। उसी विल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि विल का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है।
ये जस्ट मैंने बताया कि विल का प्रयोग क्या होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। तो अब देखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में जो इसका प्रयोग होगा, तो सेकंड पर्सन के दोनों नंबर यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सिंपली क्या मतलब जानना है कि विल इज यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स in future tense। Will is used with second and third persons in future tense। फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से भी देखिए कि हमने क्या लिखा कि विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन में होता है, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। अगेन इट इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन्स in future tense। तो हमने क्या लिखा, विल इज यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स दोनों हम दे ही दिए हैं। इन फ्यूचर टेंस यहाँ देना ये जरूरी नहीं है। तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा जानिए कि ये क्या होता है, कैसे हम इसको जानें। यू विल गो टू पटना, ये सेकेंड पर्सन है, और वैसे यू जो होता है ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों होता है। यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे या तुम लोग पटना जाओगे, दोनों का ही बोध होता है। अब ये सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ही विल रीड हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ेगा। शी विल डांस इन म्यूजिकल कंसर्ट। अब देखिए कि ये तीन ही उदाहरण दे का भी ले सकते हैं। दे विल प्लो द फील्ड, अब क्या है, इन सेंटेंसेस को देखिए। यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे। ही विल रीड हिज बुक, इसमें भी विल का प्रयोग किया गया है थर्ड पर्सन के साथ। और फिर क्या होता है कि सी विल डांस इन म्यूजिकल कंसर्ट, और वह म्यूजिकल कंसर्ट में डांस करेगी। दे विल प्लो द फील्ड, वे लोग खेत को जोतेंगे। इस तरह से सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आगे देखिए कि फिर आगे हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, इस बात को देखिए। इन केस ऑफ प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन,
और प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिशन विल इज यूज्ड, विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन्स। अब देखिए हमने अभी तुरंत बताया कि सिंपल केस में क्या होता है कि विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम करते हैं, और लेकिन स्पेशल रूल क्या हो जाता है, इन केस ऑफ प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और प्रोहिबिशन विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है कि आई के साथ और फिर वी के साथ जो विल का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, आई विल हेल्प यू। अब देखिए ये इसमें प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन दोनों का बोध होता है कि प्रॉमिस क्या हुआ कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मदद करूँगा, और डिटर्मिनेशन का भी बोध होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ है कोई, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही। यहाँ विल का प्रयोग आई के लिए जो हुआ है इससे बोध होता है मस्ट का, आई मस्ट हेल्प, आई विल हेल्प यू। तो इस तरह से ये होता है, तो आई मस्ट हेल्प यू भी कह सकते हैं, क्योंकि विल का मतलब यहाँ डिटरमाइंड से है कि मतलब विल मतलब मैं जो है बिल्कुल डिटरमाइंड है कि तुम्हारी मदद करूँगा ही। अब है कि जैसे कि ये फिर हो गया वी विल डू आवर वी विल डू आवर वर्क। इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये कोई आदमी, हम लोग कह रहे हैं कि हम अपना काम निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह से मतलब कि इसका प्रयोग होता है। कोई भी और उदाहरण आई और वी के साथ लगा सकते हैं जिससे कि ये साफ पता चलेगा। वी, अब जैसे प्रोहिबिशन है, वी विल नॉट ऑप्रेस यू, ऑप्रेस यू, इसका मतलब ये हो गया कि वी विल नॉट ऑप्रेस यू, हम लोग तुमको बिल्कुल नहीं सताएंगे। यहाँ पर आपको प्रोहिबिशन का बोध होता है, यानी मनाही। मनाही क्या है कि कोई आदमी यह कह रहा है कि हम लोग कह रहे हैं वी विल नॉट ऑप्रेस यू, हम लोग आपको बिल्कुल नहीं सताएंगे, यहाँ प्रोहिबिशन है। और इससे विल से आई विल हेल्प यू, ही विल डू वी विल डू आवर वर्क, तो यहाँ भी क्या डिटर्मिनेशन का बोध होता है। अब जैसे विल का प्रयोग ये हो गया, क्योंकि विल के प्रयोग में बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य रूप से ही प्रयोग इसका होता है और एक स्पेशल नियम। अब वुड का प्रयोग देखिए कि वुड का प्रयोग कैसे होता है। वुड, विल का पास्ट टेंस वुड है, और अब वुड के एप्लीकेशन को देखिए। ये तो देखना थोड़ा सा मार्केबल रहेगा कि वुड के प्रयोग को हम देखें कि कैसे क्या होता है। अब सबसे पहले होता है कि जैसे कि आपको हम लोग नरेशन बताएंगे तो उसमें कैसे रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट टेंस में रहता है तो उसके अंदर का टेंस नहीं बदलता है, बहुत सारे नियम हैं। रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहता है तो उसके अंदर का टेंस बदलता है, बहुत सारे वर्ड्स भी बदलते हैं, वो विस्तृत में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानिए कि वुड का जैसे कि पास्ट टेंस में प्रयोग होता है तो विल सेल का वुड हो जाता है, विल सेल का वुड हो जाता है। अब जैसे एक उदाहरण से देखिए, ही सेड ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। यहाँ पर यदि इनडायरेक्ट है ये और डायरेक्ट रहता तो वहाँ पर विल का ही प्रयोग होता, जहाँ की
इसमें वुड का प्रयोग किया गया है। अब वो विस्तृत रूप से हम बताएंगे नरेशन के चैप्टर में, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ हमने बता दिया। अब मेन देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, वुड का प्रयोग टू शो हाई पोलाइटनेस, टू शो हाई पोलाइटनेस। तो अब पोलाइटनेस को शो करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, वुड यू माइंड टेकिंग ए कप ऑफ टी। Would you please listen to me? Would you please give me your bike फॉर वन डे। अब इन 3 सेंटेंसेस को देखिए, वुड के बारे में ये बताता है, वुड यू माइंड टेकिंग ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। यहाँ वुड से देखिए सेंटेंस में बहुत विनम्रता आ जाती है कि वुड जो है वो बता रहा है कि किस तरह से किसी को ये कहा जा रहा है बहुत विनीत शब्द में कि क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात को सुनना चाहेंगे, क्या आप मेरी बात को सुनना पसंद करेंगे या सुनना चाहेंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक फॉर वन डे, क्या आप अपना बाइक मुझे एक दिन के लिए देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये पोलाइटनेस का बोध होता है वुड से। अब देखिए आगे भी देखिए कि वुड का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है और उसको आप लोग समझते जाइए। अब ये सेकंड क्या है, टू शो प्रोबेबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी ये वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वुड बी हिज फादर, वह उसके पिता हो सकते हैं। शी वुड बी ए सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। तो ये या वो हीरोइन भी दे सकते हैं, सी वुड बी ए हीरोइन, वह एक हीरोइन हो सकती है। मान लिया जाए कि ये कि हीरोइन को तो सभी कोई जानते हैं, तो फिर कैसे बता रहे हैं कि हीरोइन हो सकती है, क्या उसमें डाउट है। तो मान लिया जाए कोई नई नई लड़की रोल करने के लिए आई हो, आप नहीं जानते हो, तो उसको अंदाज से कह सकते हैं सी वुड बी ए हीरोइन। तो ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ये लगभग जैसे शुड से भी होता है, वुड से भी होता है, कुड से भी होता है, मस्ट से भी होता है, बहुत सारे चीज़ों से होता है। अब इसका आगे देखें कि ये क्या होता है, टू शो स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या होता है, बलवती इच्छा। अगर किसी काम को करने की हमें बलवती इच्छा है या यदि कोई हमारा विश है, तो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग डिजायर का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे देखिए इसको एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग डिजायर के, वुड दैट आई वर ए मिलियनायर,
वुड दैट आई वर ए मिलियनर, तो काश मैं एक मिलियनर होता, यानी लखपति होता। इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर वुड दैट का प्रयोग होता है। अब फिर देखिए कि अब कोई का वुड दैट आई वर, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होती। तो यहाँ भी क्या है कि हमारी फीलिंग है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम जो है कि किसी ऐसी बात की संभावना करते हैं, उम्मीद करते हैं जो होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाती है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करने के लिए भी क्या होता है कि हम ये वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखते जाइए कि वुड का प्रयोग और किन किन अर्थों में हम करते हैं, और सबों को माइंड में स्टोर करते जाइए, तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब है कि ये 3 नंबर है। अब 4 नंबर देखिए कि क्या होता है 4 नंबर। तो अब 4 नंबर में क्या होता है कि टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एम गांधी वुड स्पिन एवरी डे, गांधी जी प्रत्येक दिन चरखा चलाते थे। ए हंटर वुड हंट एवरी डे in the forest. I would visit the movie on every fortnight. अब 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि देखिए टू शो पास्ट हैबिट, मतलब कि भूतकाल में, बीते हुए समय में आदत दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि ये इसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग। जैसे एम गांधी, महात्मा गांधी वुड स्पिन एवरी डे, महात्मा गांधी को आदत थी चरखा चलाने की, तो वो प्रत्येक दिन चरखा चलाते थे। ए हंटर वुड हंट एवरी डे इन द फॉरेस्ट, एक हंटर, एक शिकारी प्रत्येक दिन, हर दिन जंगल में शिकार करने जाया करता था या जाता था। आई वुड विजिट द मूवी ऑन एवरी फोर्टनाइट, मैं प्रत्येक 15 दिन के बाद मूवी देखने के लिए जाया करता था। इससे साफ क्लियर हो जाता है कि वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में हैबिट दिखाने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते जाइए कि ये 5वां नंबर क्या है कि टू शो डिटर्मिनेशन, टू शो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मजबूत इरादा, मजबूत इरादा। मतलब क्या है कि मजबूत इरादे को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से, आई वुड डू दिस, आई वुड डू दिस वेदर यू लाइक और नॉट, लाइक और नॉट, मैं इसे करूंगा ही। आई वुड डू दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मतलब कि मैं इसे करूंगा ही, तुम इसे चाहो या ना चाहो।
मतलब कि मजबूत इरादे का बोध होता है। आई वुड लाइक टू सी हर। आई वुड लाइक टू सी हर मतलब कि मैं उसे देखना पसंद करूँगा। मतलब ये हमारा बिल्कुल इरादा है कि देखने के लिए उसे जाना ही जाना है। इस तरह से ये डिटर्मिनेशन का भी बोध होता है। और साथ ही साथ अब देखते जाइए वुड से क्या बोध होता है? तत्परता, टू शो विलिंगनेस। मतलब किसी काम को करने की बिल्कुल तत्परता है, आतुरता है, तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू compete in IAS exam. I would die as soon as beg. अब क्या है कि मतलब देखिए कि इसमें दोनों में देखिए आई वुड लाइक टू कम्पीट इन IAS एग्ज़ाम, हमारी तत्परता है कि हम IAS एग्ज़ाम में कम्पीट करेंगे। और दूसरी बात क्या है, आई वुड डाई एज सुन एज आई बेग, जैसे ही मैं भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय मैं मर जाना पसंद करूँगा। आई वुड डाई एज सुन एज आई बेग, जैसे ही मुझे भीख मांगने की ज़रूरत पड़े तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। अब देखिए कि एक और होता है इसमें अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन के साथ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अनरियल कंडीशन, टू शो अनरियल कंडीशन। रियल तो समझते ही हैं जो वास्तविक है, अनरियल मतलब अवास्तविक, जिसका कि कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है पूरी होने की, वहाँ पर उसको कहते हैं अनरियल कंडीशन। तो उसमें क्या कहता है कि जैसे इफ विशेष were horses, beggars would ride. If wishes were horses, beggars would ride. If I were a highly rich man, if I were a king, दीजिए सीधा, if I were a king, I would made you my queen. I would make you माई क्वीन। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, टू शो अनरियल कंडीशन, और वास्तविक स्थिति है ये, इफ विशेष वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, अगर इच्छाएं घोड़े होती तो भिखमंगा भी सवारी करता।
तो ये संभव नहीं है, आदमी सिर्फ कल्पना मात्र कर रहा है। इसको सपोजिशन भी कर सकते हैं, टू शो सपोजिशन और इमेजिनेशन। अगर इच्छाएं घोड़े होती तो भिखमंगा भी सवारी करता। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अगर मैं एक राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बना लेता। तो इस तरह से ये बातें होती हैं, और इसे आप ठीक से देखेंगे समझेंगे तो फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हमने विल और वुड को देख लिया, अब साथ ही साथ इसके आगे भी बढ़ना है कि तो हमने बता दिया जैसे कि आपको कैन कुड में माइट विल वुड शैल शुड। अब देखिए कि शैल का प्रयोग क्या होता है। शैल जो होता है, शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन्स in future indefinite। तो ये क्या होता है, अब देखिए इसका एग्जांपल ये बिल्कुल सिंपल है। आई शैल रीड माई बुक। मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। वी शैल प्ले क्रिकेट। यह सिंपल रूप से है, वी शैल प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल रीड माई बुक। आई शैल रीड माई बुक। मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। वी शैल प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये सिंपल रूप में कहा जा रहा है, और कोई आदमी फ्यूचर टेंस में सामान्य रूप से फर्स्ट पर्सन कोई काम करने की तमन्ना रखता है और वो काम करना चाहता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसका देखिए दूसरा क्या होता है कि शैल का ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड में क्या होता है शैल का कि ये फर्स्ट था। अब सेकंड में देखिए कि इन केस ऑफ प्रॉमिस डिटर्मिनेशन एंड प्रोहिबिशन shall is used with second and third persons in future tense। in future tense। अब देखिए कि क्या है ये, इन केस ऑफ प्रॉमिस डिटर्मिनेशन एंड प्रोहिबिशन शैल इज यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स इन फ्यूचर टेंस। अब हमको इसको हिंदी में भी बताते हैं कि शैल का प्रयोग प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञा, वादा, मजबूत इरादे और मनाही के अर्थ में फ्यूचर टेंस के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देखिए कि एग्जाम्पल क्या है कि यू शैल रीड योर बुक। क्या है कि ये बिल्कुल डिटरमाइंड होकर कोई कह रहा है तुमको अपनी किताब पढ़नी होगी। अब है कि यू शैल हैव टू पे ए फाइन। तुमको जुर्माना भरना ही होगा। तो अब ये भी है, डिटर्मिनेशन शो करता है। यू ही शैल नॉट wander in the scorching sun। तो ये क्या है, देख लीजिए कि यहाँ भी पूरी तरह से प्रोहिबिशन का बोध होता है। तीनों सेंटेंस देखिए
क्या है कि यू सेल रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ोगे। सामान्य अर्थ में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उसको दबाव डाल के कहा जा रहा है कि तुमको अपनी किताब पढ़नी होगी। यू सेल हैव टू पे ए फाइन, तुमको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। ही सेल नॉट वंडर इन द स्कॉर्चिंग सन, और उसे झुलसते हुए धूप में, कड़ी धूप में घूमना नहीं होगा, ये प्रोहिबिशन है। तो इस तरह से ये सेल का भी प्रयोग समाप्त हो गया। और अब शुड का प्रयोग देखिए कि शुड का प्रयोग कैसे होता है। शुड, शुड मीन्स चाहिए होता है, और चाहिए का मतलब कि ये सामान्य अर्थ में इंस्ट्रक्शन टू शो, एडवाइस और सजेशन। माने सामान्य अर्थ में इसका क्या होता है, सलाह या सुझाव, सलाह या सुझाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसको ऐसे देखिए, जैसे कहते हैं यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, तुमको प्रत्येक दिन समय पर दवाई लेनी चाहिए। सलाह मानना या ना मानना हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, या कोई जरूरी नहीं होता है। तो जैसे यू शुड रीड एटलीस्ट 10 आवर्स ए डे, मतलब कि यदि तुम अच्छा बनना चाहते हो तो एटलीस्ट तुमको कम से कम 10 घंटे दिन भर में पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से ये सामान्य रूप से पता चल जाता है कि शुड का प्रयोग जो होता है कि एडवाइस और सजेशन के रूप में हम करते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग देखिए कि शुड का प्रयोग क्या होता है कि टू शो मोरल लाइबिलिटीज, टू शो मोरल लाइबिलिटीज, मोरल लाइबिलिटीज को शो करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मोरल लायबिलिटीज है यानी नैतिक दायित्व है, और यह हर इंसान को करना चाहिए। कुछ अच्छी बात, अच्छे काम आदमी को करने चाहिए। ये मोरल लायबिलिटी शो करता है। टू शो पॉसिबिलिटी, तो इसमें ही शुड बी लाइंग देयर, ही शुड बी लाइंग देयर मतलब कि उससे वहाँ पर लेटा हुआ होना चाहिए। ही या यू कुछ भी दीजिए, यू शुड बी ए गुड टीचर। तो इस तरह से ये इसका बोध होता है। अब देखिए कि ये शुड का प्रयोग खत्म हो जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब ये बच गया आपको यूज टू। यूज टू का मतलब ये पास्ट टेंस में आदत दिखाने के लिए होता है। टू शो हैबिट इन पास्ट टेंस, इन पास्ट टेंस या टाइम जो भी दीजिए, हैबिट का बोध दिखाने के लिए ये इसका प्रयोग। ही
used to come to me on in every week। वह मेरे यहाँ हर सप्ताह आया करता था। अब देखिए ये पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में यूज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह मेरे यहाँ आया करता है, ही यूजेस टू कम टू मी, ऐसा नहीं होगा, ही कम्स टू मी सिंपली होता है। तो ही यूज टू कम टू मी, तो ये हो जाता है। अब देखिए फिर आगे बढ़िए, इसमें क्या होता है, ही या कोई भी चीज़ दीजिए, द टीचर यूज्ड टू कम टू टीच मी एवरी डे। द टीचर यूज्ड टू कम टू टीच मी एवरी डे, मतलब टीचर मेरे यहाँ प्रत्येक दिन पढ़ाने के लिए आया करते थे। इस तरह से यूज टू का भी प्रयोग हो गया। अब देखिए कि मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। मस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल जरूरी, टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन दीजिए। मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं कि जैसे एडवाइस या यू मस्ट टेक मेडिसिन टाइमली, आपको अवश्य ही समय पर दवाई लेनी होगी, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग है। यू मस्ट डू योर वर्क, आपको अपना काम करना ही होगा। तो इस तरह से मतलब कि ये इसमें बाध्यता होती है, मतलब कि किसी काम को या और कंपल्सन भी कहते हैं, यू टू शो एडवाइस सजेशन और कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, मतलब किसी काम को करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। यू मस्ट पे ए फाइन, यू मस्ट पे फॉर योर गिल्ट, तुम्हें अपने अपराध के लिए दंड देना होगा, चुकाना होगा, इससे बाध्यता का बोध होता है। इस तरह से ये मस्ट के का भी प्रयोग समझिए। अब देखिए मस्ट का दूसरा प्रयोग क्या होता है, यहाँ भी डिटर्मिनेशन होता है, टू शो डिटर्मिनेशन। अब जैसे आई मस्ट गो देयर, मैं वहाँ जाऊंगा ही, ये डिटर्मिनेशन शो करता है सब्जेक्ट का। तो वो कोई आई मस्ट द पुलिस मस्ट अरेस्ट द क्रिमिनल्स, पुलिस क्रिमिनल को अवश्य ही पकड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मस्ट से डिटर्मिनेशन का बोध हो जाता है। अब तीसरा देखिए, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और यहाँ पर संभावना ये मस्ट ऐसा वर्ड होता है जिससे किसी चीज़ की संभावना का अधिकतम ये होता है,
ज़रूरी समझा जाता है। जैसे ही मस्ट बी हिज फादर, मतलब यहाँ क्या है, ही शुड बी हिज फादर कहते हैं तो वह उसका फादर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ही मस्ट बी हिज फादर मतलब कि पूरा विश्वास है कि वह उसके पिता ही हो सकते हैं। ही मस्ट बी ए क्रिमिनल, वह अवश्य ही एक अपराधी होगा। इस तरह से ये मस्ट का भी प्रयोग ये समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, डेयर, नीड और डेयर, नीड और डेयर ये लास्ट है। नीड और डेयर का प्रयोग, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है तो जैसे कि ही नीड्स सम मनी, उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। ही डेयर्स टू इंटर इनटू फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट। अब देखिए कि वह सिंपल वर्ब में इसका प्रयोग जब होता है, ही नीड्स सम मनी, उसको कुछ रुपयों की ज़रूरत है। ही डेयर्स टू इंटर इनटू द फॉरेस्ट, वह जंगल में घुसने की हिम्मत रखता है। अब इसी नीड के साथ या डेयर के साथ यदि हम नोट लगा देते हैं तब क्या होता है, इसका थोड़ा सा प्रयोग में अंतर हो जाता है। नीड नोट, नीड नॉट या डेयर नॉट, तो थोड़ा सा प्रयोग में अंतर होता है। ये विशेष रूप से वर्ब हो जाता है। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है लेकिन नीड के साथ एस लगना चाहिए, लेकिन जब नीड नॉट लग जाता है तब ही के साथ एस यस, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी एस यस नहीं लगता। ही नीड नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, तो इस तरह से होता है कि उसे अपने पिता, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर मतलब उसे अपने पिता के विरोध करने की हिम्मत नहीं है। इस तरह से मैंने ये जो चैप्टर है आपको ऑक्सिलियरी समाप्त कर दिया उदाहरण के साथ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे और समझ में भी आवे। तो अब हम फिर कुछ दिनों के बाद, और डेट पक्की नहीं बता सकते हैं, फिर और ग्रामर भी देंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ भी देंगे। इसके लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।